नमस्कार मित्रों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जो आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है, वो आपके सामने है। और ये जो भारत के नागरिक के रूप में जो पंजीकृत होने के लिए कौन पात्र है, उसके संदर्भ में पूछा गया है। और इस आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें कौन-सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतः निवास कर रहा है। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। और कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो जिससे भारत का विभाजन नहीं हुआ था और भारत से के बाहर रहे या किसी अन्य देश में साधारण तरीके से रह रहा है, तो वो भारत के लिए पंजीकृत होने के लिए पात्र होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। तो दूसरा कथन गलत है। अगर कोई व्यक्ति भारत के नागरिक से विवाह कर लिया है, तो उसके लिए अगर वो 7 वर्ष से अगर साधारण निवास कर रहा है भारत में, तभी वो भारत के नागरिक के लिए पंजीकृत होने का पात्र होगा, ना कि 2 वर्ष की से। तो इस वजह से क्या हो जाता है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन कहते हैं, देखते हैं। पूर्ण आयु अक्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत का नागरिक था और 12 माह से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि जो अगर कोई किसी की आयु 18 वर्ष से पूरी हो गई है और उससे पहले वो भारत का नागरिक था, 18 वर्ष से पहले, जब उसकी एज 18 वर्ष नहीं हुई थी, लेकिन अभी वो साधारणतः 12 महीने से भारत में रह रहा है, 1 साल से, तो भारत के लिए जो भारत के नागरिक के लिए वो पंजीकृत होने का पात्र होगा। तो इस हिसाब से ये सी बिल्कुल तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। तो दूसरा असत्य है, पहला तीसरा सत्य है। तो इस हिसाब से सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपके जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो प्रत्याभूत के अधिकार के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें 4 तो सही होंगे, 3 1 गलत होगा। तो और आपको ये बताना है इसमें कौन गलत है। तो देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने का अधिकार शामिल है। तो ये बिल्कुल पहला कथन सत्य है। अगर धर्म की जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो जरूरी नहीं है कि किसी धर्म को माना। अगर वो नहीं भी मानता है किसी धर्म को, तो उसके लिए वो उसका हकदार है, उसका अधिकार है। आप किसी के लिए जोर जबरदस्ती या किसी को थोप नहीं सकते कि आपको ये अधिकार मानना ही है। तो बिल्कुल आजाद है वो। तो पहला कथन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। यह कह रहा है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आरोपित सीमाओं के अधीन है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आपकी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य रक्षा हेतु के अधीन है। ये इसको आरोपित सीमाओं के अधीन है। तो ऐसा इसको सरकार कम भी कर सकती है और इसको इसमें इंटरफेयर भी कर सकती है। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, इसके तहत लोगों को धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है। तो तीसरा कथन गलत। तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। कोई लोगों को धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी इसमें शामिल है। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चौथा कथन देखते हैं। यह धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो धार्मिक मामलों में जो सरकारी हस्तक्षेप को पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। और सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप इसलिए करती है कि कुछ जो समाज में जो बुराइयां होती है उसको समाप्त करने के लिए धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। तो इस वजह से डी आपका गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है कि इसमें कौन सा, आपको ये बताना था कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो डी आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इस वजह से धार्मिक मामलों में सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, हस्तक्षेप पूर्ण सुरक्षा नहीं करता, बल्कि सरकार इसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में किन समितियों के अध्यक्ष थे, ये बताना है आपको। तो 4 समितियां दी गई हैं और इनमें ये बताना है कि कौन सी कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, चारों में से। तो जो पहली कमेटी है संघ शक्ति समिति, तो इसका अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी जो राज्यों के लिए समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। और जो संघीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष भी आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और जो प्रक्रिया नियम समिति है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो इस प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहले 3 कमेटियां हैं, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और जो चौथी कमेटी है, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके अलावा कुछ अन्य कमेटियां थी जो महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना। जैसे प्रांतीय संविधान समिति थी, तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो पारू समिति थी, उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और जो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक जो संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी ध्यान रखना। और जो मूल अधिकारों, जो अल्पसंख्यकों और राजनीतिक तथा बहिष्कृत के लिए जो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये भी ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में पूछा गया है, सीबीसी के बारे में पूछा गया है और आपको बताना है जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है, इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल निराधार है, ये गलत है, क्योंकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना 1964 में KN संतानंद समिति के आधार पर की गई थी। तो ये कह रहा है कि 2005 में की गई, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये कथन गलत हो जाता है। और इसकी स्थापना एक अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि कार्यकारी संकल्प के द्वारा 1964 में की गई थी। और किसके कमेटी के आधार पर, के संतानंद समिति, है ना, तो ये भी ध्यान रखना। और 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था। दूसरा कथन देखते हैं, इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी एक अध्यक्ष और 2 से अनधिक सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। ये कह रहा है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है सीबीसी है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सीबीसी है यह एक बहु सदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो इनकी नियुक्ति किसके आधार पर करता है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो एक गठित समिति होती है उसके आधार पर इसको इनकी स्थापना इनकी सीटें निर्धारित करता है, किसकी, अध्यक्ष और सतर्कता आयुक्त की। और जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति बनती है इसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। तो इनकी अनुशंसाओं के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है, तो ये भी ध्यान रखना। तीसरा कथन देखते हैं, यह कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाया या पदच्युत किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। ये कह रहा है कि जो केंद्र सतर्क सीबीसी के जो को अगर हटाना है इसके अध्यक्ष और सदस्यों को, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है ठीक उसी आधार पर इसको भी हटाया जाता है। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि जो सीबीसी के जो अध्यक्ष होते हैं उसको हटाने के जो अधिकार है वो आपके राष्ट्रपति को है, ना कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, है ना। तो तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है ये 4 वर्ष और 65 वर्ष, जो इनमें से पहले हो, तो ये ध्यान रखना, जो इसके अध्यक्ष की जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष और 65 वर्ष। अगर 4 वर्ष पहले हो जाते हैं तो अपने पद से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और 65 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चौथा कथन देखते हैं, सीबीसी अपने कार्य निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो चौथा कथन भी गलत है, क्योंकि जो सीबीसी होता है वो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट देता है वो केंद्र सरकार को नहीं देके बल्कि राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति फिर संसद के दोनों सदनों में इसको रखता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस हिसाब से आपका पहला यानी ACD कथन गलत है, बी सही है, तो आपका बी आपका सही आंसर होगा। और जो केंद्र सतर्कता आयोग है इसके बारे में ये सारी बातें याद रखने की कोशिश करना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त कर